नमस्कार। शिक्षण परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक को समझने वाले हैं जो ईवीएस पेडागोजी की जान है और यकीन मानिए ये परीक्षा में आपकी सफलता की कुंजी बन सकता है। हम बात कर रहे हैं एनआईओएस के पाठ्यक्रम 505 ब्लॉक 2 के पूरे साल। एक बात साफ कर दें, हमारी ये पूरी चर्चा एनआईओएस के ऑफिशियल डीएलएड पाठ्यक्रम पर ही आधारित है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रह सकते हैं कि यहाँ मिलने वाली हर जानकारी पूरी तरह से प्रामाणिक है और परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण भी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ईवीएस शिक्षण की नई सोच को समझेंगे। फिर इसके जो मुख्य तरीके हैं, मतलब करके सीखना और मिलकर सीखना, उन्हें जानेंगे। इसके बाद क्लासरूम में इस्तेमाल होने वाली अलग अलग विधियों को देखेंगे। फिर एक सफल शिक्षण की तैयारी कैसे करें, इस पर बात होगी। और अंत में हम समझेंगे कि एक प्रभावी ईवीएस शिक्षक के क्या गुण होते हैं। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये पूरे ब्लॉक 2 का एक तरह से माइंड मैप है। आप देख सकते हैं कि सेंटर में है पर्यावरण अध्ययन की पाठचर्या एवं शिक्षण शास्त्र, और इसी से सारी शाखाएं निकल रही हैं: उपागम, विधियां, योजना और संसाधन। ये हमें बताता है कि ये सभी हिस्से एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरू करते हैं, ईवीएस शिक्षण की नई सोच। देखिए, अब वो जमाना गया जब पर्यावरण अध्ययन का मतलब सिर्फ कुछ तथ्य रटा देना होता था। आज की सोच है बच्चों में एक गहरी समझ बनाना। इस नई सोच का सबसे बड़ा आधार है एनसीएफ 2005 का नजरिया। ये कहता है कि शिक्षण को बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, रचनात्मक यानी क्रिएटिव होना चाहिए, और अनुभवात्मक यानी एक्सपीरियंशियल होना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो अब टीचर का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि ऐसे मौके बनाना है जहां बच्चा खुद अपनी क्रिएटिविटी और अपने अनुभवों से सीखे। तो अब सवाल उठता है कि ये होगा कैसे? इसके लिए ईवीएस शिक्षण के दो मुख्य स्तंभ हैं, दो मेन अप्रोच हैं: करके सीखना और मिलकर सीखना। ये आज की पेडागोजी की नींव हैं। ये स्लाइड इन दोनों तरीकों के फर्क को बहुत अच्छे से समझाती है। एक तरफ है क्रिया आधारित अधिगम, जो जोर देता है व्यक्तिगत अनुभव पर, मतलब हाथ से काम करके सीखना। और दूसरी तरफ है सहयोगी अधिगम, जो फोकस करता है एक साथ मिलकर सीखने पर, यानी एक टीम की तरह काम करने पर। दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत जरूरी हैं। आइए इन्हें थोड़ा और समझते हैं। तो ये क्रिया आधारित अधिगम या लर्निंग बाय डूइंग आखिर है क्या? ये वो तरीका है जहां बच्चे सिर्फ किताबों से नहीं पढ़ते, बल्कि खुद कुछ करते हैं और उस करने के अनुभव से सीखते हैं। जैसे एक बीज बोना और उसे धीरे धीरे पौधा बनते हुए देखना। इसमें टीचर ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि एक गाइड होता है जो बच्चों को रास्ता दिखाता है। अब कोई भी एक्टिविटी ऐसे ही नहीं करा दी जाती, उसके पीछे एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके ये 3 चरण हैं। सबसे पहले है नियोजन यानी प्लानिंग, क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। फिर है क्रियान्वयन यानी उस एक्टिविटी को क्लास में करवाना। और आखिर में जो सबसे जरूरी है वो है मूल्यांकन, ये देखना कि बच्चे असल में वो सीख पाए या नहीं जो हम सिखाना चाहते थे। चलिए बात करते हैं सहयोगी अधिगम की। जैसा नाम से ही साफ है, इसमें बच्चे अकेले काम नहीं करते, वे छोटे छोटे ग्रुप्स में एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करते हैं। इससे उनमें टीम वर्क, कम्युनिकेशन और एक दूसरे की मदद करने जैसे सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। लेकिन ग्रुप लर्निंग को सफल बनाने के लिए ये 3 नियम बहुत जरूरी हैं। पहला, सकारात्मक परस्पर निर्भरता, जिसका मतलब है हम डूबेंगे तो साथ, तैरेंगे तो साथ। दूसरा, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, यानी ग्रुप में हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और तीसरा, समान सहभागिता, जो ये पक्का करती है कि हर बच्चे को बोलने और हिस्सा लेने का बराबर मौका मिले। अच्छा, हमने सिद्धांत तो समझ लिए, लेकिन अब इन्हें क्लासरूम में असल में लागू कैसे करें? इसके लिए हमारे पास होती हैं अलग अलग शिक्षण विधियां, यानी टीचिंग मेथड्स। ये देखिए, ये एक ईवीएस टीचर की टूल किट में मौजूद कुछ बहुत ही पावरफुल विधियां हैं: अवलोकन, फील्ड ट्रिप, प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कशन। एक अच्छा टीचर किसी एक ही तरीके से बंधा नहीं रहता, बल्कि वो टॉपिक और बच्चों की जरूरत के हिसाब से इन सभी का मिला जुला इस्तेमाल करता है। अवलोकन विधि यानी
ऑब्जर्वेशन मेथड शायद सीखने का सबसे नेचुरल और सबसे बेसिक तरीका है। इसमें बच्चे बस अपने आसपास की दुनिया को अपनी इंद्रियों से देखते, सुनते और महसूस करते हैं। जैसे बगीचे में किसी तितली को देखना। टीचर का काम बस इतना है कि वो बच्चों को ध्यान से देखने के सही मौके दें। और ये जो प्रोजेक्ट मेथड है, ये करके सीखने का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। इसमें बच्चों को एक असल जिंदगी से जुड़ी समस्या या कोई काम दिया जाता है, जिसे वे ग्रुप में मिलकर पूरा करते हैं। इससे उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एक बेहतरीन क्लास के पीछे हमेशा एक बेहतरीन तैयारी होती है। तो अब हम बात करेंगे एक सफल शिक्षण के लिए ज़रूरी प्लानिंग और रिसोर्सेज के बारे में। देखिए, अच्छा शिक्षण कोई जादू नहीं है। इसके लिए एक ठोस योजना बनानी पड़ती है। इसके 3 लेवल होते हैं। वार्षिक योजना, जो पूरे साल का रोड मैप है। इकाई योजना, जो किसी एक यूनिट पर फोकस करती है। और दैनिक पाठ योजना, जो हर एक क्लास को गाइड करती है। एक अच्छी योजना ही ये तय करती है कि आपका शिक्षण व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण हो। एक ईवीएस टीचर के लिए पूरी दुनिया ही क्लासरूम है। रिसोर्स का मतलब सिर्फ किताबें नहीं होती। हमारा आसपास का माहौल, पेड़ पौधे, बाजार, हमारे समुदाय के लोग, यहाँ तक कि अखबार भी, ये सब सीखने के बहुत बड़े संसाधन हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि टीचर इन सभी का इस्तेमाल कितनी क्रिएटिविटी से करता है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसके आधार पर ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक प्रभावी, एक इफेक्टिव ईवीएस टीचर में कौन-कौन से गुण और स्किल्स होने चाहिए। तो इन सब बातों का सार क्या है? एक इफेक्टिव ईवीएस टीचर कैसा होता है? वो एक ऐसा इंसान है जो बच्चों को करके सीखने और मिलकर सीखने के भरपूर मौके देता है। वो ज्ञान का भंडार नहीं, बल्कि एक सुगमकर्ता, एक फैसिलिटेटर है जो सीखने के रास्ते को आसान बनाता है। वो अलग-अलग टीचिंग मेथड्स का सही इस्तेमाल करना जानता है और सबसे ज़रूरी बात, वो किताबी ज्ञान को बच्चों की असली दुनिया से जोड़ता है। और आप जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ जिस पे आप ज़रूर सोचिएगा। इन सभी बेहतरीन तरीकों को जानने के बाद ज़रा सोचिए, जब आप एक टीचर के तौर पर इन्हें अपनी क्लासरूम में लागू करने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? इस सवाल का जवाब ही आपको एक बेहतर टीचर बनने के लिए तैयार करेगा।